नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में पढ़ते हैं हम राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि बेहतरीन कार्यों से हर वर्ग को राहत मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को भी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल महाशिवरात्रि थी, तो इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की आराधना की और यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि पोसालिया नदी पर पुल बनाया जाएगा। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री रविवार को जोधपुर में रहेंगे। यहाँ उनके जो भी विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी है। और कृषि मंत्री श्री कटारिया यानी कि लालचंद कटारिया पूरा नाम है इनका, उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया है। यानी कई बार इसमें ऐसा होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुआवजा है वो मिलने में देरी होती है, कई कारण से पॉलिसी बनने में देरी होती है, तो इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगली जानकारी, 15 जिलों के 7,834 गांव अभावग्रस्त घोषित। और इधर है मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं हस्तशिल्पी, उनके लिए योजना लाई गई है, इस योजना को पढ़ेंगे। और यहाँ है शुभ शक्ति योजना, इस योजना के बारे में भी आज देखने वाले हम जानकारी। अगले पेज पर है अलवर जिला प्रशासन का एक नवाचार, जिसका नाम रखा गया रास्ता खोलो अभियान। इस जानकारी को भी पढ़ेंगे डिटेल में। और इधर है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें बजट में घोषणा की गई थी कि विदेश भेजने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 200 से बढ़ाकर अब कितनी, तो अब 500 कर दी गई है। तो सारी न्यूज देखने के बाद जैसा कि हमारा पैटर्न है, आज डिटेल में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शुभ शक्ति योजना, दूसरी है रास्ता खोलो अभियान, तीसरा मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना और चौथी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुभ शक्ति योजना। योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 जनवरी 2016 से योजना शुरू की गई थी। नोडल निकाय यानी कि कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो राजस्थान सरकार का श्रम विभाग इस योजना को संचालित करता है। वित्त पोषण किसके द्वारा? तो राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से ये राज्य क्षेत्र की योजना है। जब मैंने योजनाओं के बारे में पढ़ा है तो कई बार मैंने बताया कि वित्त पोषण के आधार पर योजनाएं 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र, दूसरी हो गई केंद्र प्रायोजित, और तीसरी हो गई राज्य क्षेत्र या राज्य की योजना। तो ये जो योजना है कौन सी? शुभ शक्ति योजना, ये पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है, यानी केंद्र सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन तीनों योजनाओं में क्या अंतर होता है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना की पूरा तरीके से जो वित्त पोषण होता है, यानी कि 100% वित्त पोषण किसके द्वारा होगा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों की इसमें हिस्सेदारी होगी, यानी कि कुछ हिस्सा केंद्र द्वारा, कुछ राज्य द्वारा। मान लेते हैं कि किसी योजना में 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्य द्वारा दिया जा रहा है, तो ये हो गई केंद्र प्रायोजित योजना। और राज्य क्षेत्र की योजना क्या है? जिसमें पूरा का पूरा 100% वित्त पोषण किसके द्वारा? राज्य के द्वारा किया जाता है। तो शुभ शक्ति योजना ऐसी ही योजना है जिसमें पूरा का पूरा वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो किस तरह की योजना हुई? राज्य क्षेत्र की योजना। इसका विवरण किन के लिए है, यानी कि पात्र कौन होंगे इसके? तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक, यानी कि निर्माण कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं वो इस योजना के पात्र हैं। और इसमें राशि क्या दी जाती है? तो ऐसे श्रमिकों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री, यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसी को वयस्क कहा जाएगा, प्लस वो अविवाहिता होनी चाहिए, तब उसको 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि दी जाएगी। किन की पुत्री? तो जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, यानी निर्माण कार्यों से जुड़े हुए श्रमिक, और जो श्रम विभाग का पोर्टल है या राज्य सरकार द्वारा जो श्रमिकों का पोर्टल है उस पर पंजीकृत है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना में लाभार्थियों को भुगतान कैसे? तो सेस के माध्यम से किया जाएगा। रास्ता खोलो अभियान, ये कौन से जिले में संचालित है? तो अलवर जिले में संचालित किया गया रास्ता खोलो अभियान। तो ऐसे बहुत से रास्ते जो बंद हैं, या तो आज आपसी झगड़े की वजह से खेत और उसके आसपास के रास्ते जो बंद कर दिए जाते हैं, उनको वापस शुरू करने के लिए अभियान शुरू किया गया। कौन सा? रास्ता खोलो अभियान। विवरण हम पढ़ने वाले हैं कि अलवर जिले के जो सभी उपखंड है, यानी कि केवल अलवर शहर में नहीं बल्कि पूरे अलवर जिले में ये शुरू किया गया है।
और सभी उपखंडों के सभी ग्रामवासियों से समझाइश कर जो रास्ते हैं उनको खुलवाया जा रहा है। और यहाँ ज़्यादातर रास्ते कौन से वाले रास्तों की बात हो रही है, तो खेत और उससे संबंधित जो मार्ग है, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए जो रास्ते, ज़्यादातर जो ग्रामवासियों के विवाद हैं, किसानों के जो विवाद हैं, खेत और उससे जाने वाले रास्ते को लेकर ही होते हैं। तो उसी झगड़े को दूर करने के लिए, या जहां रास्ता है, यानी कि रिकॉर्ड में जहां रास्ता है, राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता है, और किसी झगड़े की वजह से या आपसी छोटी मोटी किसी विवाद की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया है, उसको वापस खुलवाने के लिए अभियान शुरू किया गया। कौन सा? रास्ता खोलो अभियान। आमजन व काश्तकार यानी किसान, ये आप समझ सकते हैं सामान्य भाषा में, इनको सुगम आवागमन के लिए यह अभियान शुरू किया गया और इन रास्तों पर महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य भी शुरू किया गया है। यानी कि रास्ता खोलेंगे तो रास्ता वहाँ होना भी तो चाहिए। अगर बहुत टाइम से रास्ता बंद है तो यानी कि मतलब रास्ता बिगड़ भी चुका है, तो उसको वापस बनाने के लिए भी नरेगा के तहत वहाँ मजदूरों को काम भी दिया जाएगा। अगली योजना मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना। तो इस योजना के तहत जो माटी कला से जुड़े हुए श्रमिक हैं, कहने का मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं या और सारी चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई। तो वो जो जिस उपकरण पर बर्तन बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, उसको चाक कहते हैं। तो पुराना जो चाक था उसको मैनुअली यानी कि एक डंडी से घुमाना पड़ता था। अब यहाँ विद्युत से चलने वाले जो चाक हैं उनको वितरित किया जाएगा, ताकि जो बर्तन बनाने में उनको सहूलियत हो, आसानी हो। तो ये योजना किन के लिए शुरू की गई? उन सभी व्यक्तियों के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अब उसमें अगर वो बीपीएल या अंत्योदय कार्डधारी हैं तो ऐसे दस्तकारों को निःशुल्क, और इसके अलावा जो अन्य हैं उनको 90% रियायत पर विद्युत चालित जो चाक हैं वो दिए जाएंगे। यानी पहले जो मैनुअल थे, अब वो उसको कर दिया गया इलेक्ट्रिक, यानी कि अब उनको वितरित किए जाएंगे विद्युत चालित चाक। और कौन सी संस्था द्वारा वितरित किए जाएंगे? ये है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड। अगली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। संदर्भ यानी कि इसकी घोषणा के बारे में कुछ बातें हैं। तो जो बजट 2023-24 वाला आया, इसमें विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर अब 500 कर दी गई है। इस योजना में एक यही अपडेट है, यानी कि पहले प्रतिवर्ष राजस्थान के जो प्रतिभावान 200 विद्यार्थी हैं उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। अब इस बार नए बजट में इनकी संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500 कर दी गई है। बाकी डिटेल यहाँ है। योजना की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 2021 को, प्रारंभ की गई थी 5 अक्टूबर 2021 से। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता देना। किस विभाग द्वारा संचालित है? उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा। योजना की विशेषताएं, कुल जितने स्टूडेंट भेजे जाएंगे उनमें से 30% क्या होनी चाहिए? महिलाएं। पहले गाइडलाइन में केवल 8 लाख जिनकी वार्षिक आय है, उससे 8 लाख से कम वार्षिक आय जो है केवल उन्हीं विद्यार्थियों को भेजा जाता था। अब इसमें परिवर्तन करके 8 से अधिक वालों को भी भेजा जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले देखा जाएगा अगर 8 वाली कैटेगरी में ही सीटें फुल हो जाती हैं 500, तब केवल उनको भेजा जाएगा, और अगर सीट खाली रह जाती है तो 8 लाख से ज़्यादा जिनकी पारिवारिक आय है उनको भी सरकार भेजेगी। अब उसके लिए क्या क्या है कंडीशन? जैसे कि अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होने पर तब तो विदेश में रहने का, खाने का, फीस का सारा खर्चा यानी कि 100% खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन यदि परिवार की आमदनी 8 लाख से अधिक है और 25 लाख तक है, तब फीस तो पूरी सरकार द्वारा भरी जाएगी, लेकिन रहने का जो खर्चा है सरकार उसका 50% देगी। लेकिन यदि पारिवारिक आय 25 लाख रुपए से अधिक है, तब राज्य सरकार केवल ट्यूशन फीस यानी कि केवल फीस देगी, लेकिन रहने खाने का कोई खर्चा वहां नहीं देगी। आज का अभ्यास प्रश्न, शुभ शक्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? श्रम विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग या पर्यटन विभाग? क्या है उसका उत्तर वो बताएं। और कुछ कमेंट्स में आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं एक बार उनको और देख लेते हैं। अच्छा, कल मैंने 2 चीजें आपसे पूछ ली थी पढ़ाते पढ़ाते। क्या एक तो कार्रवाई और कार्यवाही, इन दोनों में क्या अंतर है? आप में से किसी ने कमेंट में रिप्लाई भी किया है, शायद सुधीर यादव नाम है उनका। उन्होंने एकदम सही बात बताई है। कार्रवाई का मतलब होता है एक्शन, यानी कि सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो या कोई भी संस्था हो, वो किसी चीज को लेकर क्या एक्शन लेती है। या जैसे कि सेना की कार्रवाई, सेना कुछ ऐसा कर रही है तब उसको बोलेंगे हम क्या कार्रवाई कर रही है। या पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई, या अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई।
तो ये सब तो होता है कार्रवाई, यानी कि कोई एक्शन लिया जाना, एक तरह से एक्शन या रिएक्शन इसको कह सकते हैं कि हम क्या कार्रवाई करेंगे, यानी कि कोई संस्था क्या कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई का मतलब हुआ एक तरह से एक्शन, एक तरह से प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। ज़्यादातर पुलिस की या प्रशासन की या और कोई ऐसी बॉडी होगी गवर्नमेंट की, तो उसके द्वारा जब एक्शन कोई लिया जाता है, प्रतिक्रिया कोई की जाती है, तो वो होती है कार्रवाई। और कार्यवाही का मतलब क्या होता है, ये कार्य से ही संबंधित है। कार्यवाही मतलब कैसे हम काम कर रहे हैं, डे टू डे का जो वर्क है, यानी कि प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं कि पूरे दिन का घटनाक्रम है वो कैसे चलेगा, वो सब होती है कार्यवाही। यानी कि जैसे स्कूल हो या न्यायालय हो या और भी कोई संस्था हो, तो सुबह से शाम तक उनकी कार्यवाही कैसे है, कैसे कैसे सारा मैनेजमेंट होगा, वो सब होती है कार्यवाही। यानी कि कार्यवाही क्या हुआ, एक्शन, और ये क्या हुआ, प्रोसीडिंग। एक है एक्शन, एक है प्रोसीडिंग। अच्छा, आप में से कमेंट्स में पूछा था किस क्लास में, जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स वाली लास्ट क्लास हुई है जनवरी की, रेखा स्वामी ने क्वेश्चन पूछा था कि अलेखू अंबा जो नाटक था या जो कृति थी किसकी, कमल रंगा की, जिसके लिए उनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो अलेखू शब्द का मतलब क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने शायद आपको वहां उस कमेंट में रिप्लाई भी किया है, शायद आपने देखा नहीं होगा। अलेखू शब्द का मैंने मतलब ढूंढा काफ़ी, लेकिन सही बताऊं तो इसका एग्जैक्ट जो मतलब है वो मेरे को मिला नहीं है, यानी कि हिंदी के किसी शब्दकोश में नहीं मिला है। अब मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ये राजस्थानी भाषा का कोई शब्द हो या कुछ और हो, तो हो सकता है कुछ मतलब इसका अलग निकले। लेकिन अलेखू शब्द का मतलब ढूंढते ढूंढते मुझे दो शब्दों का मतलब पता चला, एक अलख और एक अलेख। अब मैं ऐसी संभावना जता रहा हूँ, हो सकता है इनसे ये शब्द बना हो। और इन दोनों का क्या मतलब होता है, जैसे अलख आप सभी ने सुना होगा, अलख जगाना, यानी कि एक तरह से जागरूक करना लोगों को। तो हो सकता है अलख से अलेखू बना हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जागरूक करे दूसरों को, समाज को, तो हो सकता है अलख से अलेखू बना हो। या अलेख यानी कि जो लिखा नहीं गया है, यानी जो अज्ञेय है, जो अदृश्य है, जो दुर्बोध है, उसको कहा जाता है अलेख। अलेख मतलब अज्ञेय, जिसको जाना ना जाए, या जो अदृश्य है, जिसको जानना कठिन है, दुर्बोध है, तो हो सकता है उससे बना हो अलेखू। तब इसका मतलब यह आ सकता है कि जिसको जानना बहुत कठिन है वो उसको अलेखू कह सकते हैं। लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी जितना सर्च किया मुझे इसका सही उत्तर मिला नहीं है। आप में से जो लोग हिंदी संस्कृत वाले हैं या राजस्थानी भाषा अच्छी समझते हैं, वो भी थोड़ा सा सर्च करें और बताएं अगर इसका कोई सटीक अर्थ आपको पता है अलेखू का क्या होता है। बात आपकी सही है कि इसके नाम से दो पुस्तकें आ चुकी हैं। एक तो हो गया अलेखू अंबा, अब वो कहीं अलेखू है, कहीं अलेखू, यहाँ बिंदी और है, यानी कि अनुस्वार भी है, अलेखू अंबा। और पहले विजय दान देथा की पुस्तक कौन सी, वो भी थी अलेखू हिटलर। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा यानी कि रेखा स्वामी, उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दो बार आपने एक ही नाम सुना है, तो इसका मतलब तो कुछ होना चाहिए। अब मतलब क्या है, आप लोग भी थोड़ा ढूंढें। मेरी जो सामान्य समझ कहती है कि इनमें से कोई हो सकता है, मैंने जितना ढूंढा, अगर हिंदी भाषा का ही ये शब्द है तब तो इसका मतलब इनसे ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन ये शब्द ही हिंदी के अलावा किसी और भाषा का है, तब हो सकता है इसका कोई और ही कोई मतलब निकल जाए। तो ये तो सामान्य बात हुई। एक जो आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि रीट वाला जो यानी कि ग्रेड 3 वाला आपका एग्जाम है, उसके लिए कोई मैराथन क्लास आने वाली है नहीं, तो बिल्कुल आने वाली है मैराथन क्लास, हम इसके लिए करेंगे। और वो बेस्ड होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ पर आधारित होगी। इसमें हमारा जो खास लक्ष्य होगा वो ये होगा कि अभी इस साल में 2022 में जो विभिन्न आपके एग्जाम हुए हैं उन सब में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जैसे वनपाल या वन रक्षक वाला, या प्रयोगशाला सहायक, या PTI भर्ती, या फर्स्ट ग्रेड वाला, या सेकंड ग्रेड वाला, या CET के बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए, तो उन सब एग्ज़ाम में यानी कि इस साल 2022 में राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हुए जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा गया, तो उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आधार बनाते हुए, या उन क्वेश्चन को एज इट इज ही आपके साथ लेकर, प्लस इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमें लगता है जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको लाकर ये मैराथन क्लास होने वाली है और जल्द ही आने वाली है, यानी कि अगले 1-2 दिन में, क्योंकि इसी पर अब काम चल ही रहा है, तो जल्द ही इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।